क्या होगा अगर तुम 10,000 फीट ऊपर उड़ रहे हो और तुम्हारा एयरक्राफ्ट का इंजन अचानक से काम करना बंद कर दे? ना कोई पैराशूट, ना कोई मदद, सिर्फ नीचे गहरा समंदर। Then only 3 survived. Grab the rope. Hold on tight. I can't reach it. Help me up. स्वागत है दोस्तों एक नए इतिहास में। 27 मई 1943 में विमान B-24 बम्बर जिसका नाम था ग्रीन हॉर्नेट वो सीधा पैसिफिक ओशन के ऊपर गिरता है। उसमें 11 क्रू मेंबर्स थे और उनसे सिर्फ 3 बचते हैं। उनका नाम था लुइस जैम्पेरिनी और एक थे रसल एलन फिलिप्स और एक फ्रांसिस मैकनमारा। आइए समझते हैं लुइस जैम्पेरिनी के बचपन के बारे में। लुइस जैम्पेरिनी 26 जनवरी 1917 में पैदा हुए थे एक इटालियन इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर में जो न्यूयॉर्क में रहते थे। जब लुइस 2 साल के थे तो उनके फैमिली कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए क्योंकि एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए उधर गए, लेकिन लुइस उधर इंग्लिश बोल नहीं पाते थे। लुइस का बचपन उतना आसान नहीं था। वो 5 साल के अंदर ही स्मोकिंग में एडिक्टेड हो गए, ड्रिंकिंग में एडिक्टेड हो गए, स्कूल बंक मारते थे, चोर बन गए थे। लुइस जैम्पेरिनी के ब्रदर पेट जैम्पेरिनी लुइस जैम्पेरिनी के अंदर एक पोटेंशियल देखकर उनको दौड़ाना स्टार्ट किया। 1936 में बर्लिन में एडोल्फ हिटलर के द्वारा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये एक ओलंपिक के अलावा एक प्रोपेगेंडा भी था। लुइस जैम्पेरिनी 5000 मीटर रेस में जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि वो जीतेंगे और वो नहीं भी जीतते हैं। लेकिन लास्ट लैप में 56 सेकंड में वो पूरा फास्टेस्ट रनर में से एक बन गए और 8th पोजीशन हासिल करते हैं। इसको देखकर हिटलर भी शॉक हो गए। वो उस समय का बहुत बड़ा एथलीट भी बन गए थे। चलो अब वापस चलते हैं उस सर्वाइवल की तरफ। क्रैश के बाद लुइस और उनके 2 साथी एक छोटे से रैफ्ट में तैर रहे थे। उन लोगों को स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन, शार्क अटैक्स और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, इन सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था। 33 दिन बाद उनमें से एक सर्वाइवर जिसका नाम था फ्रांसिस मैकनमारा उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद 11 में से सिर्फ 2 बचते हैं। अभी सर्वाइवल रेट 27 से घटकर सिर्फ 18 हो गया था, लेकिन पूरे के पूरे 47 दिन तक वो दोनों ऐसे ही उधर रैफ्ट में ही तैरते रहे। 15 जुलाई 1943 वो दिन आ गया था। पूरे के पूरे 47 दिन के बाद उनके लिए अच्छा खबर भी था और बुरा भी खबर था। वो लोग क्वाजुलैंड के पास जापान सैनिक द्वारा पकड़े गए। लुइस जैम्पेरिनी और रसल एलन फिलिप्स को अभी पाओ में रखा जाने लगा। पाओ मतलब प्रिजनर ऑफ द वार। मुत्सुहिरो वाटानाबे जिसको द बार कह के भी बुलाते थे, वो लुइस जैम्पेरिनी के ऊपर बहुत भारी होते थे। उसका जो अत्याचार था वो बहुत ही खतरनाक था। लोहे के रड से मारता था, बेवजह काम करवाता था, पब्लिक ह्यूमिलेशन। एक इंसिडेंट में क्या हुआ था कि लुइस जैम्पेरिनी को एक बड़ा भारी लकड़ी उठाने के लिए बोला गया। अगर वो लकड़ी गिरता तो उनके ऊपर सीधा गोली चलती। उधर यूएस मिलिट्री ने उससे मिसिंग इन एक्शन मतलब MIA घोषित कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे किल्ड इन एक्शन KIA मान लिया गया। उनके पेरेंट्स भी समझ लिए थे कि लुइस जैम्पेरिनी अभी जिंदा नहीं है। लेकिन बीच में क्या होता है कि 1944 में लुइस जैम्पेरिनी को एक मौका मिलता है उनके पेरेंट्स से और उनके देश से बात करने के लिए। एक स्क्रिप्टेड मैसेज पहुंचाना था अमेरिका की तरफ जापानी सैनिक द्वारा। ये भी एक प्रोपेगेंडा टाइप का ही था। उसके बाद उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि लुइस अभी जिंदा है।
1945 जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है, उसके बाद लुईस जैम्पेरिनी, रसेल एलन फिलिप्स और जितने भी पाओ थे उनको छोड़ा जाता है। एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें पता चला कि आफ्टर वार्स, आफ्टर एक्सट्रीम कंडीशन, सोल्जर को एक ऐसा कंडीशन फेस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। वैसे ही लुईस जैम्पेरिनी को भी PTSD से गुजरना पड़ा था। रात में खतरनाक सपने भी आते थे, डर, गुस्सा, इन सब चीजें उनको रात में सोने भी नहीं देती। धीरे धीरे वो अल्कोहल से एडिक्टेड हो गए और उनकी शादी भी टूटने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन फिर 1949 में बिली ग्राहम की एक सभा ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया और नई शुरुआत की। एक टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हुआ और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया।